प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से पीएम मोदी का यह संबोधन होगा। पीएम प्रकाश पर्व पर एक विशेष सिक्का डाक टिकट भी जारी करेंगे। ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार्मिक कार्यक्रम पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस के अलावा 21 अक्टूबर 2018 को भी लाल किले से देश को संबोधित कर चुके हैं। पीएम मोदी का लाल किले से देश के नाम संबोधन सूर्यास्त के बाद होगा और इस तरह पीएम मोदी सूर्यास्त के बाद लाल किले से देश को संबोधित करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि पीएम मोदी देश को लाल किले की प्राचीर से नहीं बल्कि उसके लॉन से संबोधित करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लाल किले में गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और इस मौके पर अमित शाह ने यह कहा कि देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से अभिभूत ना हो। सिख गुरु ने धर्म और मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। दिल्ली में जहांगीरपुरी के अलग अलग ब्लॉक में रहने वाले लोगों की रात आज भी दहशत में गुजरी है और दहशत में लोग घर से रहने की बजाय सड़कों पर निकले, अपनी गली में रात पर पहरा देते रहे। लोगों को डर है कि कहीं कोई असामाजिक तत्व इनके घर पे हमला न कर दे। जहांगीरपुरी इलाके में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हर तरफ कबाड़ियों का कब्जा है। अब आगे खबर, दिल्ली के जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक से झुग्गियां हटाई गई हैं। अतिक्रमण की कार्रवाई के बीच सड़कों पर भारी भीड़ नजर आई है। जहां हिंसा हुई थी उसी सड़क से अतिक्रमण हटाया गया है। मस्जिद के अगल बगल की बात करें तो रास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक करीब 2.5 घंटे बुलडोजर की कार्रवाई चलती रही। जहांगीरपुरी में बुलडोजर के एक्शन के बीच कई लोग रोते भी नजर आए। कई लोगों ने एमसीडी की कार्रवाई का जमकर विरोध भी किया। अतिक्रमण विरोध कार्रवाई के दौरान हिंदू समुदाय के लोगों ने खुद ही अतिक्रमण को खुद ही हटाना शुरू कर दिया है। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद एमसीडी ने कल सुबह अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया था। अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू होने के बाद सी ब्लॉक में बने मंदिर से समिति के लोग खुद ही मंदिर का अवैध हिस्सा ही गिराना शुरू कर दिया था। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज भी सुनवाई करेगा। कल अभियान को लेकर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 घंटे में 2 बार दखल उसको देनी पड़ी थी। कल नगर निगम की टीम सुबह 10 बजे जहांगीरपुरी पहुंची और 10:45 पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने और स्टे लगा दिया। अभियान चलता रहा तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा दखल दी और आखिरकार 12:45 पर कार्रवाई रोकी गई। कार्रवाई नहीं रोकने पर एमसीडी ने कोर्ट की कॉपी नहीं मिलने की दलील दी। हिंसा प्रभावित जहांगीरपुर इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ याचिकाओं पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई नहीं की और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद ये सुनवाई नहीं की। एमसीडी कार्रवाई के बाद दिल्ली पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को पुलिस ने जहांगीरपुरी में जाने से रोका है, घुसने नहीं दिया। इस दौरान उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि बगैर नोटिस के बुलडोजर चलाया गया है। वहीं उन्होंने सवाल ये भी किया कि बिना इजाजत के शोभा यात्रा कैसे निकली। ये कार्रवाई तुर्कमान गेट जैसा काम है। आगे राहुल गांधी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई एमसीडी की कार्रवाई पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा कि ये भारत संवैधानिक मूल्यों को नष्ट करने की कोशिश है। ये गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना है। बीजेपी को अपने दिल में बैठी नफरत को बुलडोजर वहां चलाना चाहिए। आगे एक और खबर का रुख कर लेते हैं। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सीपीआईएम नेता वृंदा करार जहांगीरपुरी पहुंची। उन्होंने कहा कि बुलडोजर यहां कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कार्रवाई चलती रही। उन्होंने स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक से भी मुलाकात की और कार्रवाई रुकवाने को कहा है। एक और खबर का रुख कर लेते हैं। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में जेएनयू कैंपस में आयशा विंग के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया और इस विरोध प्रदर्शन में कई छात्र संगठन शामिल हुए हैं और एनडीएमसी की ओर से अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत जहांगीरपुरी में बुलडोजर ने कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया था। तस्वीरें लगातार आप देख ही रहे हैं। अब आज की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का आज से 2 दिन का भारत का दौरा शुरू हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ब्रिटिश पीएम अहमदाबाद से यात्रा की शुरुआत करेंगे और प्रमुख व्यापारिक समूह के नेताओं के साथ मुलाकात भी होगी। कल बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ब्रिटेन और भारत की रणनीतिक रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर कई मुद्दों सहित बात होनी है। रहेगी नजर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ 17 सदस्यीय दल के साथ कल 3 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे। मॉरिशस के पीएम आज अपने पिता की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करेंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। कल यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मुलाकात होनी है। आगे खबर ये आ रही है, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मोहम्मद बाजार स्थित देवचा पचामी कोयला परियोजना को लेकर सियासत गरमाई हुई है और इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर आदिवासी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है और प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे आदिवासी सोमवार को उस वक्त आक्रामक हो गए जब प्रशासनिक अधिकारी उन्हें समझाने के लिए वहां पर पहुंचे थे। वो पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है।
पश्चिम बंगाल में देवचा पचामी कोयला खदान परियोजना ममता के लिए सियासी मुसीबत बन गई है। प्रदर्शनकारियों के साथ विपक्षी नेताओं की मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बीरभूम में प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और राज्य सरकार की देवचा पचामी कोयला खदान परियोजना का आदिवासी शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए सियासी मुसीबत बनी देवचा पचामी परियोजना को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। देवचा पचामी के लोग शुरू से ही राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कोयला खनन परियोजना का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों को बाहरी करार दे चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे कोयला खनन के लिए अपनी जमीन राज्य सरकार को बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं सौंपेंगे। हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में पेश किए जाने संबंधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध दक्षिण में सियासी प्रदर्शन जारी है। वहां पर रामेश्वरम में केंद्र सरकार के प्रस्ताव के विरोध में सीपीएम सड़क पर उतर आई है और सरकार विरोधी नारे लगाए गए हैं। सत्तारूढ़ डीएमके, विपक्षी अनाद्रुमुक पीएमके, एडीएमके और अन्य राजनीतिक दल शाह के बयान के बिल्कुल खिलाफ नजर आ रहे हैं। केरल के लेफ्ट सरकार ने वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों का जिम्मा राज्य लोक सेवा आयोग को दिया है, जिसके बीच विवाद बढ़ा हुआ है और इस बीच केरल के मुख्यमंत्री ने मुस्लिम संगठनों की बैठक बुलाई है। इससे पहले सरकार ने यह कहा था कि ऐसी भर्तियों में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया था। विधानसभा में सरकार ये कह चुकी है कि भर्ती का जिम्मा पीएससी को सौंपने का कानून खुद बोर्ड की सिफारिश पर किया गया है। सरकार का दावा है कि भारत के पास 30 दिनों से कोरोना को लेकर एक बार फिर दहशत का माहौल बना हुआ है, लेकिन इस बीच बिहार से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई है। लोग बिना मास्क घूम रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार देश के कई राज्यों में बढ़ने लगी है। बिहार में लोगों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। बिहार में अभी हालात सामान्य है, लेकिन खतरे को देखते हुए अस्पताल अलर्ट मोड पर जाने लगे हैं। चिलचिलाती धूप, उमस भरी गर्मी ने पूरे उत्तर भारत में कहर बरपा रखा है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच दक्षिण में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आज बारिश हो सकती है और इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद जरूर है। हाल में भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों के कई हिस्से लू की चपेट में आ गए हैं। आईएमडी ने पूरे विदर्भ के चंद्रपुर ब्रह्मपुरी में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही मौसम विभाग ने अनुमान ये जताया कि 48 घंटे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है। भुवनेश्वर में भीषण गर्मी की वजह से लोग घरों में दुबके हुए नजर आए हैं और बुलंदशहर जिले का पूरा पारा जो है 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। इधर भुवनेश्वर में तापमान 40 के पार है। भीषण गर्मी को देखते हुए छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। पुराने आदेश में संशोधन करते हुए अब स्कूली बच्चों की गर्मी 20 दिन पहले ही घोषित कर दी गई है। प्रदेश में 24 अप्रैल से स्कूल में गर्मी की छुट्टी शुरू हो जाएगी और इसके बाद अगले शिक्षा सत्र के लिए स्कूल 15 जून से खुलेंगे। ये आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों में लागू होगा।